सब यह तुम्हारे कारण ही हो रहा है। ना तुम कभी मेरी सुनी, ना मेरी अम्मा की। बस मनमर्जी करती रही। आज तुम्हें देखकर ही पंकज इतना ढीठ निकल गया। तुमने शुरू से ही उसे सर पर चढ़ा कर रखा था। अपने बड़ों की तो उसने कभी इज्जत ही नहीं की। अब भुगतो तुम भी। तुम्हें भी अब कोई सुख सेवा नहीं मिलेगा। बड़े बड़े सपने तुम्हारे भी थे ना, बेटे और बहू को लेकर। सब तुम्हारी वजह से धरा का धरा रह गया। तुम्हारे पंकज ने तो हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बस बस, बहुत सुना दिया आपने भी। अब पंकज के कुछ गलत करने में मेरा क्या कसूर? जैसे आप उसके बारे में अनजान हैं, वैसे मैं भी अनजान ही हूँ। अरे, वो कौन सा अपनी खोज खबर मुझे देता है? फ़ोन पर बात करने से भी चिढ़ता था। सरला जी ने पति देवेंद्र नाथ को डपट दिया। लो देखो फोटो तुम्हारी बहू की। पूरे एरिया में पंकज ही चर्चा का विषय बना हुआ है। लो, देखकर अपना कलेजा ठंडा कर लो। उन्होंने अपने फ़ोन पर फोटो खोलकर दिखाई। लड़की तो अच्छी है जी। शादी में हमें भी शामिल कर लेता बेटा तो क्या जाता। बहू की अच्छाई लेकर चाटो ना। न दान न दहेज। तुम्हारा बेटा तो पैदाइशी बेवकूफ़ है। पढ़ाई लिखाई ने और भी दिमाग खराब कर दिया है। देवेंद्र नाथ जी बोल पड़ी। किसने बताया तुम्हें? आम खाने से मतलब है कि गुठली गिनने से? वह गुस्से से थर थर काँप रहे थे। पंकज से मेरी सारी नाते रिश्ते खत्म, कहकर वह भरभरा कर जमीन पर गिर पड़े थे। सरला जी पति की हालत देख घबरा उठी। सरला जी पति के सिर को अपने पैरों पर रख उन्हें सांत्वना देने लगी। देवेंद्र नाथ जी नशे में धुत थे। वह अक्सर ऐसे बेहोश हो जाया करते थे। परंतु सरला जी के लिए पंकज की शादी कर लेना बहुत बड़ा झटका था। वह सिसक कर रोने लगी। पंकज, यह तुमने क्या किया? मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। थोड़ी ही देर में संयंत्र होने के बाद वे बोली। देखिए जी, जूही और रवि को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो पूरे खानदान में बात फैल जाएगी। हम खुद पंकज और बहू को लेकर आएंगे और धूमधाम से पार्टी करके सबको बता देंगे। वे मन ही मन सोचने लगी कि पंकज के घर न आने की यह वजह होगी, तभी उसे घर आए साल भर से ऊपर हो गया है। लेकिन उन्हें विश्वास था कि बेटा उनकी बातों को नहीं टालेगा। तभी उनका फ़ोन बज उठा। उधर पंकज था। अम्मा, मैं ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा हूँ, फ्लाइट में हूँ। पंकज, मेरा बच्चा, तुम कब आओगे? तुझे घर आए पूरे 1 साल हो गए हैं। तेरे पापा की तबीयत ज़्यादा खराब है। तुमने तो हम लोगों को बिल्कुल त्याग ही दिया। ना होली पर आए, ना दिवाली पर। तेरे पापा तो धीरे धीरे बिस्तर से लगते जा रहे हैं। वह दुकान भी नहीं जा पाते। तुम्हारा इंतज़ार देखते देखते तो आंखें थक गई। मैं उनकी फ़ाइल लेकर जा रही हूँ। किसी बड़े डॉक्टर का इलाज करवाना होगा। हाँ हाँ, आप परेशान मत हो। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन सोनू से मंगवा लूँगा। उसने कह तो दिया, लेकिन पंकज मन ही मन परेशान हो उठा था। चाहे कितने ही बुरे हों उसके अम्मा पापा, वह उनका अच्छे से इलाज करवाएगा। ठीक है अम्मा, हम आपका टिकट करवा कर बताते हैं। इन दिनों ऑफिस में काम ज़्यादा है, नहीं तो मैं खुद आ जाता। उसकी आंखों के सामने अपनी अम्मा का रोता सिसकता चेहरा सजीव हो उठता था। कभी कभी तो उसकी आंखें भी छलछला उठती थीं। जब पापा उसकी अम्मा पर नाहक ही चिल्ला चिल्ला कर गाली देना शुरू करते थे। यदि वह जरा भी मुंह खोलती तो अक्सर उनकी पिटाई भी करते थे। इसी वजह से पिता के प्रति जरा भी कोमल भावनाएं नहीं थी, वरन नफरत की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके पास संयुक्त परिवार की जायदाद से काफ़ी पैसा आता था, जिसे वह अकेले हजम कर देते थे। किसी चाचा को उनका हिस्सा नहीं देते। जब भी कोई बंटवारे की आवाज़ उठाता है, उसे गोलमोल उत्तर देकर टरका देते, क्योंकि वह बहुत कंजूस और लालची थे। उनका अपना साड़ियों का थोक का बिजनेस है, लेकिन सिद्धांत है कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। जीवन शैली है,
मोटा खाओ मोटा पहनो। सुबह जोर जोर से घंटी बजा बजा कर भजन गाना, गले में रंग बिरंगी माला उनकी पहचान थी। वह साथ साथ में अम्मा के लिए गाली निकालते रहते, और जब किसी भी व्यापारी या दुकान के किसी काम से फ़ोन आए तो चीखना चिल्लाना साथ में, मुंह से गालियों की बौछार करते रहना। हाथ की उंगली तो माला के दाने सरकाती जाती हैं, लेकिन जबान और दिमाग खुराफात में बिजी रहता है। रात में दारू की बोतल पी कर आना और गालियों की बौछार करते हुए घर में घुसना, यह तो उनकी पुरानी आदत थी। पंकज को तो अपने पापा से नफरत है, इसीलिए वह उनसे बात नहीं करता। वह अपनी दादी को बहुत प्यार करता था, वे भी उसे बहुत चाहती थी। उन्हें टाइफाइड हो गया था तो पापा कंजूसी के मारे कभी वैद्य जी की पुड़ियाँ, तो कभी हकीम जी का काढ़ा, तो कभी होम्योपैथिक दवा। अम्मा, ये दवा बहुत बढ़िया है। दवा के सारे एक्सपेरिमेंट उन पर होते रहे, और जब बहला फुसला कर कागजों पर दस्तखत करवा लिए और तिजोरी की चाबी हथिया कर सब सामान चुपचाप पार कर दिए, फिर पापा ने उनकी ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया था। उनकी हालत खराब होने की खबर जब गायत्री बुआ को लगी तो वे आकर उन्हें अपने साथ ले गई थी। जब 6 महीने के बाद दादी गुजर गई तो मुंह फाड़ फाड़ कर हाय अम्मा हमें छोड़ गई रो रो कर दुनिया को दिखा रहे थे। जब वह 7-8 साल का था तभी जूही दीदी की शादी खूब धूमधाम से की गई। मुंह मांगी रकम भी शादी में दी गई और साथ में दिल खोलकर खर्चा भी किया गया था। लेकिन फिर तो घर में एक एक पैसे के लिए दिन भर वह अम्मा पर चिल्लाया करते। उस समय वह बहुत छोटा था तो बचपन से सभी बच्चों की तरह पढ़ने की जगह खेलने में मन लगता था। दूसरे बच्चों की तरह कभी कंचा तो कभी गिल्ली डंडा, कबड्डी, पहलवानी में बहुत मज़ा आता। उसे अखाड़े में कुश्ती देखने में बहुत आनंद आता। अपने बगीचे में जाकर अमरूद, खीरा, आम तोड़कर खाना उसे बहुत अच्छा लगता। मुख्य बात यह थी कि वह पढ़ने से जी चुराता था। उसे बाजार की चाट बहुत अच्छी लगती। पापा जब हिसाब मांगते तो घर के सामान में तिकड़म भिड़ाकर कभी यहाँ से तो कभी वहाँ से पैसे ताड़कर मौज मस्ती कर लेता। यह सब 10-12 साल की उम्र तक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया पापा की गालियाँ और बात बात में पिटाई बुरी लगने लगी। अब उनका हर चीज़ एक ढोंग लगता था। जूही दीदी का आना जाना और फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। वे जब भी आती तो उनकी गोद में एक बच्चा रहता। घर का माहौल तनावपूर्ण रहता। वह चुपके चुपके अम्मा से कुछ मांगती और पापा से रो धोकर मांग कर ले जाती। उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ता। स्कूल की फीस के लिए भी पापा परेशान करते। जैसे ही वह किसी चीज़ के लिए कहते, जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसी तरह उसको डांट कर भगा देते और अक्सर पिटाई भी कर देते। वह बड़ा हो रहा था। उसकी दोस्ती सूरज से हो गई थी। वह क्लास में फर्स्ट आता था। उसकी मम्मी टीचर थी। एक दिन वह उसके घर गया तो आंटी ने सूरज के साथ उसको भी पढ़ने के लिए बिठा लिया। अब तो वह हर रोज़ उनके घर पढ़ने के लिए जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि वह हाई स्कूल में फर्स्ट आया और उमा मौसी जो दिल्ली में रहती थी वह अपने घर पर रखने को राजी हो गई। पापा को लगा कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा। आंटी के सिफारिश करने की वजह से वहाँ का फॉर्म भर दिया गया और किस्मत से एडमिशन भी हो गया। बस उम्र के साथ साथ अक्ल भी आ गई और उसे पढ़कर कुछ बनना है। बस जुट गया पढ़ाई में। कुछ सालों के बाद मौसा जी का ट्रांसफ़र हो गया तो वह लड़कों के साथ कमरे में रहने लगा। अपने खर्च के लिए मॉल में पार्ट टाइम जॉब कर लेता। अपनी फ़ीस के लिए भी नहीं कहता। होली दिवाली की छुट्टियों में जाता तो लायक बेटा बनकर जो कहते चुपचाप कर देता। लेकिन अम्मा पापा की लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और मारपीट देखकर मन खट्टा हो जाता। घर से मन उचटता गया। जब वह दिल्ली में MBA कर रहा था तभी एमी पहली नज़र में उसे भा गई। MBA करते ही प्लेसमेंट हो गया। रोज़ एमी से मुलाकातें होती रही और वह उसके प्यार में डूबता गया। उसे अच्छी तरह पता था कि पापा क्रिश्चियन लड़की से शादी करने को कभी भी राजी नहीं होंगे।
क्योंकि इससे बड़ा अधर्म उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोर्ट में शादी करने के सिवा कोई चारा नहीं था उसके पास। समय बीतता गया, अब तो पूरा साल बीत गया। जब फ़ोन आता है तो कह देता हूँ कि मीटिंग में हूँ, बिज़ी हूँ, छुट्टी नहीं मिल रही है आदि। एक सुबह वह सोकर उठा ही था कि फ़ोन की घंटी घनघना उठी थी। सुबह के 7 बजे वॉचमैन बोला, कोई सरला जी और निश्चय आपसे मिलना चाहते हैं, आप ऊपर भेज दें। कहते ही उसके होश उड़ गए थे। अम्मा एमी को देखेंगी तो क्या होगा? शायद निश्चय ने एमी के बारे में अम्मा को बता दिया है। वह मन ही मन लापरवाही से बोला, जो होगा देखा जाएगा, एक दिन तो बताना ही था। आज ही मैं उन्हें बता दूंगा कि मैंने एमी के साथ शादी कर ली है। उसने मन ही मन अम्मा का सामना करने के लिए अपने को तैयार कर लिया था। एमी भी घबराई हुई थी, जाने क्या हंगामा होने वाला है। वह मन ही मन डर रही थी। वह अपने कमरे में चली गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। अम्मा आई है। सुनते ही पंकज भावुक होकर लिफ्ट से तेजी से माँ से मिलने को आतुर हो नीचे पहुँच गया था। उनके पैर छूकर वह उनसे लिपट गया। माँ बेटे दोनों की आंखों से आंसू बह निकले थे। निश्चय उसकी दूर की बुआ का बेटा था। वह भी उसी कंपनी में काम करता था। अम्मा को शायद उसी ने ही बताया होगा। क्यों पंकज, हमें किसी ने बताया है कि तुमने ब्याह कर लिया है? धीरे बोलो अम्मा, घर के अंदर चलो, सब बताते हैं। वे घर में घुसते ही सुंदर साज सज्जा को देखती ही रह गई। मुझे लग रहा है कि यह बात सच है कि तुमने शादी कर ली है। मेरी बात मत काटो। अब मैं बिरादरी वालों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी पंकज? तुम बहुत ही नालायक निकले। मेरी नाक कटा कर रख दी, आदि कहकर रोती बिसूरती रही। देखिए अम्मा, शादी तो हमने कर ली है, अब जैसे बात बने वह करिए। यह तो बताओ कि कौन जाति की है? पंकज बात बदलते हुए बोले, अम्मा पापा कैसे हैं? पापा का तो वही हाल है। पहले भांग का गोला खाते हैं, अब तो दारू की बोतल के सिवा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे जीजा रवि और पापा बैठकर बोतल चढ़ाते हैं। तुम्हारी जिज्जी भी लालची हो गई है। धीमे धीमे मुझे तो किनारे कर दिया है और खुद ही मालकिन बन गई है। कहते कहते वे आंसू बहाने लगी थीं। बेटा पंकज, तुमसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, तुम घर चलो, नहीं तो सारी जायदाद पर तुम्हारे जीजा कब्जा कर लेंगे। वह अम्मा के साथ बातों में व्यस्त था, लेकिन एमी को लेकर परेशान था कि तभी एमी अपने हाथ में ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आई। वह उसे देखकर दंग रह गया था, क्योंकि उसने साड़ी पहन रखी थी। उसने आते ही अम्मा के पैर छूकर उनका दिल जीत लिया था। उन्होंने प्यार से उसे आशीर्वाद देकर अपने बगल में बैठा लिया। पंकज, बहू तो सुंदर भी है और सलीके वाली भी है, किसी अच्छे घर परिवार की दिखाई पड़ रही है। उन्होंने अपने हाथों से सोने के कंगन उतार कर उसे पहना दिए थे। वह मन ही मन डर रहा था कि एमी अम्मा को यह ना बता दे कि वह क्रिश्चियन है। उसने एमी को इशारा करके वहाँ से अंदर जाने को बोल दिया और बोला, अम्मा तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। लाओ उनकी रिपोर्ट हमें दे दो, तब तक हम देखेंगे क्या गड़बड़ है। वह पापा की फाइल में रिपोर्ट को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा था। सरला जी घर की एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रही थी। बाथरूम में रखे शैम्पू, फेस वॉश, लोशन आदि की बोतलों को उठा उठा कर समझने की कोशिश कर रही थी। उन्हें अपने घर की सीढ़ियों के नीचे बना हुआ 2.5 फुट का अंधेरा सा गुसल खाना, जिसमें 0 पावर का टिमटिमाता बल्ब, जिसमें बिजली के गुल होते ही घना अंधेरा छा जाता था, साथ ही सीलन की अजीब सी बदबू से वहाँ भरी रहती थी। यहाँ उजाले में नहाते हुए बड़े से शीशे में अपने को देख उन्हें सुखद एहसास हुआ था, जिसको उनके चेहरे की मुस्कुराहट बयान कर रही थी। जब वे बाहर आई तो पंकज ने उनके सामने आसन बिछा दिया था, क्योंकि वह जानता था कि अम्मा पहले पूजा करेंगी तब नाश्ता करेंगी। उन्होंने अपने बैग से कुछ किताबें और माला निकाली। उनकी उंगलियां तो माला के दाने सरकाती जा रही थी,
परंतु आंखें तो एमी के इर्द गिर्द घूम रही थीं। दोनों के फ़ोन लगातार बज रहे थे, क्योंकि आज उन लोगों की एनिवर्सरी की पार्टी पहले से ही प्रायोजित थी। उन लोगों के फ्रेंड्स विश कर रहे थे। क्यों पंकज, आज कुछ खास बात है क्या? बहुत फ़ोन आ रहे हैं। हाँ अम्मा, आज पार्टी है। हम लोगों की शादी को पूरे 1 साल हो गए हैं। आप बड़े ही मौके से आई हैं। आपको सब दोस्तों से मिलवाएंगे। नहीं पंकज, हम होटल वगैरह में कभी गए नहीं हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ एमी की माँ भी आएंगी, आप उनसे मिल लेना। एक शर्त पर चलूँगी, पर तुम चलने का वादा करो। ठीक है, रात में प्रोग्राम सेट करता हूँ, पहले डॉक्टर से बात कर लूँ। एमी समझदार थी। आज वह अच्छे से तैयार हुई थी। गुलाबी कलर की साड़ी, चूड़ियाँ और गजरे में वह बहुत सुंदर लग रही थी। वह इस तरह किसी त्यौहार पर ही तैयार हुआ करती थी। पंकज एमी को दिखता ही रह गया था। सरला जी बेटी बहू की सुंदर जोड़ी को देखकर अपने मन की सारी उलझन भूलकर खुश होकर बेटी बहू की नज़र उतार कर बोली, सुंदर सी जोड़ी है, और आशीर्वाद की झड़ी लगा दी थी। माँ को हंसते मुस्कुराते देख पंकज को अम्मा का पहले वाला रोता सिसकता चेहरा याद आ गया था। शाम को पार्टी में खूब मस्ती हुई। जब एमी अम्मा का हाथ पकड़कर डांस के लिए लेकर आई, सबने खूब तालियां बजाईं। शेखर, जो उसका खास दोस्त था, वह बोला, पंकज, तूने सही फैसला लेकर एमी से शादी कर ली। दोनों कमा रहे हो, गाड़ी ले ली, फ्लैट भी ले लिया, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज आंटी भी कितनी खुश दिख रही हैं। मुझे देखो, अम्मा पापा की जिद के चक्कर में 35 का हो गया हूँ। उन्हें दहेज के साथ ढेर सारा नगद चाहिए, तो मुझे प्रोफेशनल लड़की चाहिए। बस इसी झमेले के झूले में साल दर साल उम्र बढ़ती जा रही है। मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। मन करता है कि लटक जाऊँ और ज़िंदगी से छुट्टी मिल जाए। पंकज अपनी उलझनों में उलझा था। अभी पापा का सामना करना है और सबसे छिपाना है कि एमी क्रिश्चियन है। वह स्वयं गहरी सोच में था। उसके चेहरे पर तनाव परिलक्षित हो रहा था। शेखर इस तरह से ज़िंदगी से हार नहीं मानते। उसने उसके कंधे को थपथपा कर कहा, दोस्त, यह ज़िंदगी एक जंग है, कहकर वहाँ से हटकर दूसरे दोस्तों को अटेंड करने लगा था। पंकज और अम्मा दोनों ही अपनी अपनी उधेड़ बुन में लगे हुए थे। आज वह अम्मा के बगल में लेटा हुआ लाड जता रहा था। पार्टी तो बहुत बढ़िया रही, लेकिन पंकज, तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम्हारी बहू कौन जात की है। निश्चय बता रहा था कि वह क्रिश्चियन है। तो क्या अम्मा, वह सुंदर है, अच्छे घर परिवार की है, सब सही है, तो अब? इसीलिए तो मैं घर आया नहीं। ना जियोगी ना जीने दोगी। इतना मूड अच्छा था, सब खराब करके रख दिया। वह नाराज हो उठा। सब जायदाद रवि अपने नाम करवा लेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अम्मा ने दूसरा पासा फेंका था। नाराज पंकज बिफर कर बोला, अम्मा, तुम्हें ज़मीन जायदाद की याद आ रही है। जब स्कूल में मैं फटा जूता पहन कर जाता था और बच्चे मुझे चिढ़ाया करते थे, तब तुम लोगों को दर्द नहीं हुआ था? क्या करते पंकज, तुम्हारे बाबू के सामने बोलते तो खुद ही पिट जाते। आप भूल गई होंगी, जब हम रानू के साथ बगीचे में लुका छिपी खेल रहे थे तो पापा ने मुझे जाड़े में भी ठंडे पानी से नहला दिया था कि रानू दलित है, अछूत है। तुमने उसे क्यों छुआ? मैं कांपता रहा, रोता बिलखता रहा। उन्हें जरा भी दया नहीं आई और आप उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही थी। क्या करते पंकज बेटा, यदि हम कुछ बोलते तो वह हमें भी मार पीट कर अधमरा कर देते। जब मेला देखने के लिए पैसा मांगा तो पापा ने डांट कर भगा दिया। फिर मैंने चुपके से तुम्हारे डब्बे से 10 रुपए ले लिए थे, तो आपने चिमटे से हाथ जला दिया था। यह देखो, आज तक निशान पड़ा है। जब कंचन की अम्मा ने आकर झूठ मूठ कह दिया कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बिटिया को छेड़ा है, तो आप लोगों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और पापा सबके सामने ही चप्पल पीटने लगे थे। गाली तो हर समय उनकी ज़बान पर रहती है। माँ बेटे दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे।
पापा ने जिज्जी की शादी अपनी बिरादरी, जमीन जायदाद देखकर नकारा लड़के के साथ कर दी, तो अब झेलो। जल्दी जल्दी 4 बच्चे भी हो गए। उन्हें ना पढ़ाना ना लिखाना, बस यही सब देखती रहना। सारी जिंदगी पापा से गाली खाती रही और पिटती रही। आज हम अपनी जिंदगी में कमा खा रहे हैं, चैन से जी रहे हैं, तो कभी क्रिश्चियन तो कभी कुछ कह रही हो। ना मुझे आपके जेवर का लालच है और ना ही जमीन जायदाद का। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। आप सब कुछ जिज्जी को दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। पंकज उठने को हुआ तो उन्होंने उसकी बाह पकड़कर रोने का उपक्रम करने लगी। हाय राम, बेटा तुम्हारे पापा को वहाँ की डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम्हें उनकी ज़रा भी चिंता नहीं है। उनका लीवर और किडनी दोनों ही खराब हो गए हैं। बचने की उम्मीद ना के बराबर है। तो मैं क्या करूं? जो करे वह भरे, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने बाप के पैसे पर ऐश करने वाले अनपढ़, बेरोजगार, गजेड़ी, शराबी लड़का ढूंढ जो उनकी पसंद का था, फिर जिज्जी का ब्याह कर दिया। ना पढ़ाया ना लिखाया, अपनी ज़िंदगी खराब कर रखी है और जिज्जी की बर्बाद कर रखी है। 4 बच्चे हैं, वह भी ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसा सुनकर वे सिसकने लगी और बोली, बेटा असल में तुम्हारे जीजा जी किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए हैं। पहले तो हम सब तुमसे छुपाते रहें, लेकिन अब तो सारी रकम धीरे धीरे दूसरी औरत का घर भर रही है और बाकी नशे की भेंट चढ़ रही है। फिर भी तो जब से आई हो कौन जाति की है, क्रिश्चियन है कहे जा रही हो। यदि आपके दिमाग में क्रिश्चियन का भूत उतर जाए तो मैं कुछ दिन की मेडिकल लगाकर वर्क फ्रॉम होम लेकर कर सकता हूँ। आप अच्छी तरह ठंडे दिमाग से खूब सोच विचार कर लो। कहकर उसने घड़ी देखी। रात के 3 बज चुके थे। वह तेजी से उठकर अपने बेडरूम में चला गया था। सरला जी की आंखों की नींद उड़ गई थी। सही तो कह रहा है, क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, रूप गुण संस्कार, इतनी पढ़ी लिखी है, ऑफिस जाती है और मेरे पैर छूती है। उनके मन की बंदिशें उन्हें समझा रही थी। उनका अपना जीवन गाली खाते और पीटते बीता और अब बिटिया की जिंदगी भी वैसी ही बीत रही है। देवेंद्रनाथ जी की किडनी तो 70 साल में खराब हुई और रवि तो यदि 40 साल भी चल जाए तो समझो। उनके मन की बेड़ियां उन्हें धिक्कार रही थी। दोनों कितने प्यार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं और वहाँ तो दिन भर लड़ाई झगड़ा और आपस में गाली गलौज के सिवा कुछ कोई जानता ही नहीं। अपने घर की भलाई देखनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, यह सोचना चाहिए। रात की ऊहा-पोह तर्क वितर्क के बाद संशय का कुहासा छूट गया था और सदियों से चली आ रही मन की जंजीरें टूट चुकी थी। उन्होंने सुबह उठते ही पंकज और एमी को प्यार से लिपटा कर कहा, आज तुम दोनों ने अपनी बात और व्यवहार से मेरी आंख पर से जात पात की बेड़ियों के बंधन को काट कर रख दिया है। काश मुझे पहले किसी ने इस तरह समझाया होता तो घर की बर्बादी ना होती। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तुम लोगों को मेरे साथ कासगंज चलना है। अपने ऑफिस से चाहे छुट्टी ले लो, चाहे घर से काम करो। यह सोचकर चलो कि वहाँ तुम लोगों को लंबे समय तक रहना पड़ेगा। हमें यहाँ आए 3 दिन हो गए हैं। तुम्हारे पापा का ना जाने क्या हाल होगा। बेटी जल्दी करो, कह कर वह रुआं सी हो उठी थी। एमी बोली, मेरे पास तो साड़ियाँ 2-4 ही होंगी। बेटा तुम जो चाहे पहनना, कपड़ों की चिंता मत करो, दुकान से आ जाएंगे। वह छोटी जगह तो है लेकिन सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर। रवि और जूही को तो हम समझ लेंगे। अम्मा का यह बदला हुआ नया रूप पंकज को अनजाना सा लग रहा था, परंतु उसके मन में साहस भी जग रहा था कि यदि अम्मा का साथ मिलेगा तो एमी को वहाँ रहने में परेशानी नहीं होने वाली। अम्मा को तो उसने दब्बू स्वभाव और पापा की हाँ में हाँ मिलाते हमेशा देखा था। पंकज को महसूस हो रहा था कि अम्मा अपने बचपन की अधूरी ख्वाहिशों को एमी के माध्यम से पूरा करके खुश होना चाहती हैं। यह सत्य भी है कि हर लड़की को शादी के बाद अपनी इच्छाओं, सपनों, अपनी सारी ख्वाहिशों को पति और परिवार के लिए बक्से में बंद कर स्टोर रूम में कोने में रख देना पड़ता है। और आज भी देखा जाता है कि
कि पति परमेश्वर का पुरुषोचित अहंकार पत्नी की ख्वाहिशों के रास्ते में आड़े आ जाता है। परिवार और बच्चों के लिए हमेशा पत्नी को ही समझौता करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? एमी को देखते ही चारों तरफ के कौवे की तरफ सब काँव काँव करने लगे। परंतु सरला जी के बदले हुए तेवर को देखकर चाहे रवि हो चाहे जूही हो, सबकी बोलती बंद हो गई थी। देवेंद्र नाथ जी शायद बेटे का ही इंतजार कर रहे थे। बेटे को देखकर तसल्ली से उनकी आंखें बंद हो गई थी। उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। घर में कर्मकांड को लेकर गर्मा गर्म बहस चालू हो गई। पंकज को न ही समाज के ठेकेदारों की परवाह थी और न ही रिश्तेदारों की बकवासों की। पंकज के आने के बाद घटनाएं इतनी तेजी से घटी थी कि वह दुकान पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहा था। दुकान का तो बुरा हाल हो चुका था। ना ही कोई ढंग से हिसाब किताब था और ना ही लिखा पढ़ी, क्योंकि पापा महीनों से दुकान आते नहीं थे। इसीलिए रवि ने दोनों हाथों से लूट मचा रखी थी। सबसे पहले उसने स्टॉक लिया। उसने एक अकाउंटेंट रखा और कई कैमरे लगवाकर अपने फ़ोन के साथ अटैच कर लिया। अब वह घर में रहकर दुकान पर भी अपनी नज़र रख सकता था। जब जीजा रवि ने ज़्यादा नाटक फैलाया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि यह घर और दुकान पर मेरा भी हक बनता है, इसीलिए मेरे हिसाब से रहना होगा आप लोगों को, नहीं तो आप दोनों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने गांव जाना होगा। रवि का नशा मुक्ति केंद्र से इलाज करवा कर उनके मन से नशा छुड़वाने की कोशिश की गई। जब पैसे की कमी होने लगी तो दूसरी महिला ने किसी दूसरे से दोस्ती कर ली थी। रवि बेबस पक्षी की तरह फड़फड़ा रहे थे, परंतु अब तो वह अनुशासन के पिंजरे में बंद कर दिए गए थे। सरला जी, पंकज और एमी की तिकड़ी ने किसी की नहीं चलने दी थी। सोने पे सुहागा यह हुआ कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया और ऑफिस का काम ऑनलाइन ही होना था। जब लॉकडाउन खुला तो वह अम्मा को लेकर दुकान गया और उन्हें समझा बुझाकर दुकान की मालिक की गद्दी पर बैठा दिया। पहले तो वे सकुचाई, परंतु अपना यह नया जीवन रास आने लगा था। एमी ने दीदी के बच्चों को अनुशासन और पढ़ाई की बागडोर संभाल ली थी। 6-8 महीने के अंदर ही घर का कायाकल्प हो चुका था। चारों बच्चे समय से पढ़ते, समय से खेलते और एमी के इशारों पर चलते। बहन जूही ने भी बहुत हाथ पैर मारे कि किसी भी तरह एमी को ना टिकने दें और उसे परेशान करे, नहीं तो सत्ता उनके हाथों से निकल जाएगी। परंतु सास बहू की इस जोड़ी ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बच्चों को पढ़ते देख जूही खुद भी चुपके चुपके पढ़ने की कोशिश करने लगी थी। लगभग 1.5 वर्ष के बाद जब वह गाजियाबाद के लिए लौट रहा था तो सबकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सरला जी पंकज से फुसफुसा कर बोली कि बहू रानी ने तो कमाल कर दिया। पंकज ने भी एमी को चिढ़ाते हुए कहा, बहू रानी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।